नीतीश कटारा एक बहुत ही अच्छे फैमिली का एक होनहार लड़का, जो एमबीए, और उनकी पूरी फैमिली में आईएएस और आईपीएस की भरमार थी नीतीश कटारा के। नीतीश कटारा के खुद जो फादर थे वो आईएएस अफसर थे, और उनकी मां नीलम कटारा को हम सब जानते हैं। मैंने पिछले 16 साल में जितनी बार मैं उनसे मिला, जितनी बार उनसे बात की, उनको मिलने के बाद एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी आती है और हौसला भी मिलता है। मतलब बहुत ही बहादुर लेडी जो नीलम कटारा नीतीश कटारा की माँ है, और बहुत सुलझी हुई, बहुत हिम्मत वाली, जिनके जवान बेटे का इस तरह से कत्ल हो जाता है, जिसकी मौत हो जाती है, और वो माँ टूटने की बजाय एक इंसाफ की लड़ाई छेड़ती है, और वो लड़ती है तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम मुश्किल दुश्वारियों के बावजूद, सिर्फ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। ऐसे मिसाल बहुत कम मिलते हैं। तो एक तो मैं नीलम कटारा जी को इस मामले में वाकई सलाम करता हूँ, जितनी वो ब्रेव हैं, जितनी बहादुर हैं, और आज भी वो वैसी ही हैं। तो इस केस की वजह से, हालांकि अफसोसनाक केस है, लेकिन उनसे मुलाकात करने का मौका मिला, और बहुत ज़माने तक उनके साथ मैं मुलाकात होती रही, चूँकि लगातार ये स्टोरी चल रही थी अदालत से लेकर तमाम जगहों पे। तो नीतीश कटारा एक बहुत ही अच्छे फैमिली का लड़का, जब ये इंसिडेंट हुआ था, फरवरी 16-17 फरवरी की रात थी, वो 2002 का साल था, और नीतीश कटारा ने गाज़ियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की, एमबीए की, और इसी इंस्टीट्यूट में गाज़ियाबाद के भारती यादव पढ़ा करती थी। भारती यादव डीपी यादव की बेटी, और डीपी यादव आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, एक बाहुबली ताकतवर नेता, जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस तमाम तरह की धाराओं में, और अच्छा खासा उनका बोलबाला, राज्यसभा में भी रहे वो एमपी, और चुनाव लगातार लड़ते रहे। तो डीपी यादव एक बाहुबली नेता, और डीपी यादव का बेटा विकास यादव। तो कहानी की शुरुआत हालांकि 2002 में ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन उससे पहले से है कि नीतीश कटारा गाज़ियाबाद के इस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, और वहीं पे भारती यादव पढ़ रही थी। तो जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा वो इसमें तथ्य गलत ना हो, फैक्ट्स गलत ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अदालती जो फैसले हैं उसको मैं इसमें कोट करूं। तो जो अदालत के फैसले आए और जिस तरीके से सारी चीज़ें अदालत में कार्रवाई हुई, उसकी कहानी के हिसाब से कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नीतीश कटारा और भारती यादव एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है। नीतीश कटारा भारती यादव से शादी करना चाहता है, और नीतीश कटारा को ये मालूम था कि भारती यादव कौन है, डीपी यादव कौन है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि वो एक उसूल का पक्का, बहुत ही शरीफ, सीधा, निडर, उसे लगता था कि चूँकि उसकी मोहब्बत में कोई छल कपट या ऐसी चीज़ है नहीं, बहुत साफ़ सुथरा है, तो शायद दोनों परिवार के लोग इस शादी के लिए राज़ी हो जाए। हालांकि नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा को शुरू में जब पता चला कि भारती यादव कौन है, किसकी बेटी है, तो उन्हें थोड़ा डर भी हुआ था, और वो थोड़ी झिझक भी रही थी, लेकिन बेटे के प्यार में फिर उन्होंने भी अपनी रजामंदी दे दी। तो कॉलेज में पढ़ाई के दौरान इन दोनों की दोस्ती, फिर प्यार हुआ। धीरे धीरे ये बात डीपी यादव के घर के लोगों को पता चली। अब डीपी यादव के जो घर में पता चली, तो डीपी यादव का बेटा विकास यादव और उसका कज़न डीपी यादव का जो भतीजा है विशाल यादव, इन सबको भी जानकारी थी। तो ये लोग नाखुश थे इन दोनों के रिश्ते से, या इन दोनों के मिलने जुलने से, और कई बार इसको लेके नीतीश कटारा को धमकी भी दी गई। उससे कहा गया कि वो भारती से दूर रहेगा, लेकिन नीतीश कटारा नहीं माना। वक्त बीतता गया, तभी 16 दिसंबर 2002 को गाज़ियाबाद में एक शादी थी, और वो शादी डीपी यादव के एक जानकार की थी। उस शादी में नीतीश कटारा भी पहुंचा, क्योंकि नीतीश कटारा को भी इनवाइट किया गया था। तो शादी में डीपी यादव की तरफ से विशाल यादव, विकास यादव की मां यानी डीपी यादव की वाइफ, भारती की बहन, और इधर से नीतीश कटारा उस शादी को अटेंड किया। 16 फरवरी की रात, सर्दी का महीना था,
और फरवरी में दिल्ली और दिल्ली के आसपास काफ़ी ठंड होती है। तो रात करीब 10-11 बज चुका शादी में। उसके बाद अचानक विकास यादव और विशाल यादव, ये लोग शादी के बाद दिल्ली और उसके आसपास में एक बड़ा कल्चर है कि जब शादी वादी होती है तो उसके आसपास के जो एरिया थोड़ा सन्नाटा होता है, या फिर जहाँ पे कार वार पार्क होती है या पंडाल के पीछे, तो लोग कारोबार करते हैं, मतलब कार में बैठ के शराब पीना या फिर इधर उधर। तो कहानी यह है कि उस दिन ये लोग भी, इन लोगों ने कुछ ड्रिंक की, विकास और विशाल और उसके बाकी दोस्तों ने, और शादी में नीतीश कटारा को वो देख चुके थे कि नीतीश कटारा आया हुआ, और नीतीश कटारा और भारती को बात करते हुए भी देख लिया। इसके बाद वो रात को विशाल यादव और विकास यादव ये नीतीश कटारा को बुलाते हैं अपने साथ और उसे कहीं चलने के लिए कहते हैं। उसे कोई भी वहम नहीं था नीतीश कटारा को। नीतीश कटारा आसानी से तैयार हो जाता है। उसके बाद एक गाड़ी में ये बैठते हैं तीनों, और गाड़ी में उसके अलावा एक चौथा शख्स और था, और ये गाड़ी चली जाती है। रात 11-11:30 की बात थी, 16 फरवरी 2002। उसका नीतीश कटारा को वो लेके चले जाते हैं। उसका नीतीश कटारा वापस लौट के नहीं आता, ना उस शादी में और ना घर। रात के करीब 3 बज जाते हैं। जब 3 बज जाता है तब नीतीश कटारा की माँ नीलम कटारा को फिक्र होती है। नीलम कटारा को मालूम था कि ये शादी में गया और उस शादी में ये तमाम यादव के, जो डीपी यादव की फैमिली के लोग हैं वो भी होंगे, तो उन्हें चिंता होती है। वो सीधे उसको फ़ोन मिलाते हैं। नीतीश कटारा फ़ोन पर रिप्लाई नहीं करता है, तो वो भारती यादव को फ़ोन करती हैं नीलम कटारा। उन्हें मालूम था कि भारती यादव और इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं सब कुछ। तो भारती यादव को जब वो फ़ोन करती है तब भारती यादव कहती है कि नहीं, वो तो यहाँ भी नहीं है और मुझे एक डाउट है, कुछ मुझे शक हो रहा है। तो वो भी घबरा जाती, कैसा शक? उन्होंने कहा कि वो विकास और विशाल के साथ गया और पता नहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, तो आप डैडी से बात कीजिए, मतलब डीपी यादव से। उसके बाद भारती डीपी यादव का भी नंबर देती है, लेकिन डीपी यादव फ़ोन नहीं उठाते। उसके बाद और फिर रात कॉल करते हैं, पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। नीलम कटारा बेहद परेशान, घबराई हुई। तो फिर भारती उन्हें मशवरा देती कि आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। अब चूँकि रात भर नीतीश कटारा घर नहीं लौटा, दिन हो गया और उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, फ़ोन भी बंद है, और तब मोबाइल कॉमन हो चुका था। तो नीलम कटारा को कुछ शक होता है, उनको अजीब सी फीलिंग आती है और वो कहती हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो वो सीधे गाज़ियाबाद पहुंचती हैं, कवि नगर इलाके में, और कवि नगर पुलिस स्टेशन में जाकर वो एक मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करती हैं कि मेरा बेटा नीतीश कटारा, जिसकी उम्र 24-25 साल, और वो रात शादी में आया था और उसके बाद से गायब है, और मुझे शक है कि इसके गायब होने के पीछे डीपी यादव और उनके परिवार का हाथ है। ये बाकायदा मेंशन उसमें। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है। उसके बाद तमाम तलाशी होती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। तो 17 फरवरी की पूरी सुबह शाम लगभग बीत जाती है। उसके बाद अचानक अगले दिन सुबह सुबह, जहाँ पे ये शादी थी, जिस जगह पे आखिरी बार नीतीश को देखा गया था, वहाँ से ठीक 80 किलोमीटर दूर एक खुर्जा है, खुर्जा शहर है, जहाँ की मट्टी के बर्तन बड़े फेमस हैं, वो अलग अलग डिज़ाइन में जो बना के बेचते हैं। तो 80 किलोमीटर है। तो उस खुर्जा के पास एक हाईवे के नीचे सुनसान जगह पे कोई राहगीर गुजर रहा था। उसने एक डेड बॉडी देखी। उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को बताया। तो वो थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया था हाईवे के नीचे। जो लाश थी उसका मुंह ज़मीन की तरफ था, पीठ आसमान की तरफ, मतलब वो औंधे मुंह पड़ा हुआ था। तो पुलिस वहाँ पहुँचती है। जब वो देखती है तो उसको, बॉडी को देखने से पता चलता है कि इस लाश को जलाने की कोशिश की गई है, और इत्तेफाक से उससे एक रात पहले बारिश हुई थी। तो बारिश की वजह से उस जगह पे पानी काफ़ी जम गया था। तो बॉडी तो लगभग जली हुई थी, लेकिन जो पेट के बल चुके बॉडी थी, तो उसको जब पलटा गया तो कुछ पोर्शन नीचे उसके बॉडी के, पानी जो कीचड़ बन गया था वो उस बॉडी के नीचे था। तो कातिल ने क्या किया कि मारने के बाद उस पर पेट्रोल डाल के बॉडी को जला दी, लेकिन अंधेरे में रात होने की वजह से वो ये नहीं देख पाया कि जहाँ पे वो जला रहा है वहाँ पे नीचे कीचड़ भी है। तो वो कीचड़ के, जिस कीचड़ के हिस्से में जितनी बॉडी आई वो नहीं जली।
तो उससे थोड़ी सी शिनाख्त होने में आसानी हो गई। लेकिन फिर भी बॉडी की हालत बहुत बुरी थी। उसके अलावा पेट वेट पे बहुत सारे चोट के निशान थे। ये था कि काफ़ी टॉर्चर किया गया, काफ़ी मारा गया और मारने के बाद जलाया गया। तो पुलिस फिर आती है, बॉडी ले जाती है। उसके बाद अब चूँकि यहाँ से बिल्कुल 80 किलोमीटर के रेंज के अंदर ये लाश मिली थी, तो पुलिस को भी इधर कवि नगर में एफआईआर कम दर्ज थी मिसिंग की, तो शक होता है तो मिलान कराते हैं। फिर नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा को बुलाया जाता है, तो वो बॉडी देखकर अंगूठी से और बाकी चीज़ों से जो बच गई थी उससे शिनाख्त कर लेते हैं कि नीतीश कटारा है। लेकिन 100% श्योर नहीं था क्योंकि बॉडी की हालत बहुत ख़राब थी। तो फिर उसके बाद डीएनए किया जाता है नीलम कटारा के और उस बॉडी का, तो डीएनए मैच कर जाता है। तो इससे ये कंफर्म 110% अब कंफर्म हो जाता है कि ये लाश नीतीश कटारा की है। तो अब जैसे ही लाश मिलती तो हड़कंप मच जाता है। तब तक ये खबर मीडिया में भी इस तरीके से नहीं आई थी क्योंकि अभी तक मिसिंग का मामला था। लेकिन जैसे ही लाश मिलती है और लाश के साथ अब डीपी यादव की फैमिली का नाम जुड़ता है तो फिर जाहिर सी बात है ये हेडलाइन बन जाती है। फिर हम लोगों को पता चलता है। इत्तेफाक से जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ 16-17 फरवरी, मैं काठमांडू में था। एक अभी कल मैं मेल भी पढ़ा था, किसी ने मुझसे कहा था कि एक किडनी रैकेट के बारे में कभी आप कहानी सुनाएं। तो वो उसी किडनी रैकेट के सिलसिले में मैं, एक डॉक्टर था जिसे पकड़ा, जो यहाँ पे जिसकी इंडिया में तलाश थी, उसने बहुत सारे लोगों के किडनी निकाल लिए थे गलत तरीके से, इलीगल, और वो वापस भाग के वो नेपाल पहुँच गया था। तो हम लोगों को पता चला कि वो नेपाल में है। तो मैं उस स्टोरी को कवर करने के लिए काठमांडू पहुँच गया। और जिस दिन काठमांडू पहुँचा उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे ये इंसिडेंट होता है। तो मतलब मैं 15 या 16 फरवरी 2002 को काठमांडू गया था और उसी दिन 16 और 17 फरवरी की रात को यहाँ पे नीतीश कटारा का मर्डर होता है। तो खैर यहाँ पे मेरी टीम में एक मेरे साथ थे गुंजन कुमार। अब गुंजन ने छोड़ दिया, वो अब प्रिंट में चला गया है, तो बहुत ही अच्छा रिपोर्टर होनहार। तो हम लोग साथ के थे, तो गुंजन इस स्टोरी को कवर कर रहा था। लेकिन मैं जब काठमांडू में पता चला और डीपी यादव इनका नाम आया तो मैं लगातार टच में था गुंजन के, वो मेरी अब क्यूरियोसिटी भी थी जानने की। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, डीएनए मैच कर गया और नीतीश कटारा की फैमिली ने शक जता दिया था, तो अब पुलिस ने, अच्छा इस दौरान में हुआ ये कि ये 2 दिन से शादी के बाद से विशाल और विकास यादव गायब हो गए। अब पुलिस ने जब तफ्तीश की तो दोनों गायब, तो अब और यकीन हो गया, शक यकीन में बदल गया कि यही दोनों हैं। इस दौरान जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो शादी में बहुत सारे ऐसे विटनेस मिले जिन्होंने बताया कि हाँ, उस रात 16 फरवरी की रात आखिरी बात 11 साढ़े 11 के करीब उन्होंने विशाल, विकास यादव और एक और शख्स उसको, नीतीश कटारा को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाते हुए देखा था। तो ये एक बहुत अहम सबूत था। तो अब विकास और विशाल की तलाशी शुरू हुई और दोनों भागे हुए। पुलिस अपना जांच करती रही। अब डीपी यादव को इस इलाके में दबदबा ये दुनिया जानती है। तो इधर पुलिस के ऊपर फोर्स प्रेशर कि केस को सॉल्व करें, उसको पकड़ें। नीलम कटारा ने अब मतलब हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो लड़ाई लड़ूंगी। उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर कि आप ये चीज़ें वापस लीजिए ये, लेकिन वो अडिग, वो पीछे नहीं हटी। दूसरा फिर ये चूँकि नीतीश कटारा की फैमिली में ज़्यादातर लोग IAS IPS, तो एक उधर से भी प्रेशर पड़ा, उस लॉबी से भी। तब मजबूरी में पुलिस को काम करना शुरू करना पड़ा यूपी को। इस दौरान में जब प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो करीब 20 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद MP में एक जगह से विशाल और विकास यादव को एक रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया जाता, चूँकि उसके बारे में हर जगह इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। तो MP में वहाँ की लोकल पुलिस इसको रेलवे स्टेशन पर शिनाख्त कर लेती है, विशाल और विकास को, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जैसी वो खबर मिलती है तो यहाँ से यूपी पुलिस रवाना होती है और वो उसको वापस लेकर आती है। लाने के बाद उन दोनों से पूछताछ होती है। शुरू में दोनों मना करते हैं, लेकिन फिर वो सारी चीज़ें जब पुलिस उन्हें बताती है कि ये प्रूफ है, तुम आखिरी बार तुम्हारे साथ था और ये सारी चीज़ें, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उनका जो इकरार जुर्म था वो बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था और वो बाद में एक न्यूज़ चैनल पे चला भी था करीब 6 महीने के बाद इस इंसिडेंट के। हालांकि फिर बाद में विकास और विशाल कोर्ट में पलट गए। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई कन्फेशन नहीं किया और हमने नहीं मारा। लेकिन खैर फिर पुलिस ने जब उन दोनों को पूछताछ की
तो ये पता चल गया और पुलिस का कहना था कि सारे सबूत हैं। इस दौरान अब मीडिया में इस मर्डर को लेकर अलग अलग तमाम स्टोरीज आने लगी और उसमें ये भी कि नीतीश कटारा और भारती एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे और इसीलिए उनको मार डाला गया। तो मैं चूँकि काठमांडू में था तो गुंजन यहाँ ये स्टोरी कवर कर रहा था। तो जब गुंजन ने इस रिश्तों के बारे में एक दिन एक स्टोरी की शो निकाला तो उसके पास फ़ोन आया और वो फ़ोन खुद डीपी यादव ने किया था और उन्होंने ये कहा कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है और इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा, ये तमाम चीज़ें। तो गुंजन बड़ा डर गया, जाहिर सी बात है उस जगह पे कोई भी डरे। तो ये खुल्लम खुल्ला धमकी थी। अच्छा, डीपी यादव को मैं जनसत्ता के ज़माने से जानता था क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ कवर की थी, तो बाय फेस भी वो भी मुझे अच्छे से जानते थे। तो जब ये गुंजन की स्टोरी चली तो धमकी आई, तो अब धमकी के बाद ये था कि कुछ प्रिकॉशन के लिए कुछ करना है। तो फिर इस दौरान मैं वहाँ से काठमांडू से लौटा। जिस दिन मैं लौटा उसी दिन ये धमकी की बात थी। अब यहाँ पे भी देखिए खेल क्या होता है। मैं आया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया और ऑफिस में भी सबको पता था कि उसको धमकी मिली है। तो पहली चीज़ ये मैंने कहा कि तुम, वो मयूर विहार इलाके में रहता था, मैंने कहा तुम एक मयूर विहार पुलिस में एक रिटर्न में दे दो, थोड़ा सा तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगा और घर के आसपास भी तुम निकलोगे तो पुलिस भी एक दो राउंड मार लेगी। तो वो उसने SHO को दे दिया और थोड़ी सी वो उसकी सुरक्षा वरक्षा होने लगी। अब मैं जब आया तब अब स्टोरी करनी है तो डीपी यादव का फ़ोन आया मेरे पास कि आपका चैनल ऐसे ऐसे चला रहा, आप मेरे पुराने जानकार हैं, ये है, मैं आपको जनसत्ता से जानता हूँ और ये गुंजन जो है ये इसने यही किया। तो फिर अब मैं वहाँ पे बीच में वो समझौता करा रहा हूँ। मैंने कहा देखिए वो हो गया, वो आप, लेकिन आपने भी उसको डरा दिया, उसको धमकी दे दी, बड़ा डरा हुआ है वो, तो अब ऐसा मत कि कुछ धमकाया वमकाया कीजिए। तो कहा नहीं ठीक है अब मैं, तो मैंने कहा मैं कुछ करता हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि अब सारी स्टोरी लगभग निपट गई है, वो भी पकड़ा गया है, अब इसमें ज़्यादा क्या करना है। पर नसीब ऐसा कि अब बॉस ने कहा कि ये तो डर गया है और मैं था नहीं, तो तुम, ये लगातार काम भी कर रहा है, तो तुम आ गया तो तुम अब इसको करो, इस स्टोरी को। तो पहले दिन मैंने इधर उधर बात की, उसके बाद फिर ये था कि एक लाइन में स्टोरी ये थी कि इस मर्डर की वजह क्या है। किसी भी क्राइम में मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मकसद, किस लिए खून किया गया। अदालत में इसी के बेस पे सज़ा और उसका फैसला भी होता है। तो लगातार मीडिया में और ये बयान आ रहा था, डीपी यादव की फैमिली का कहना था कि भारती और नीतीश कटारा के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और वो एक दूसरे से मिलने का तो सवाल ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से ये आ रहे थे सारे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे। फिर आया कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में भी जो चूँकि पढ़ते थे और वहाँ पे भारती वो हॉस्टल में रहता था नीतीश कटारा। तो उसके नीतीश कटारा के कुछ दोस्तों के मेरे पास आए कि हमारे हॉस्टल में भी आकर कुछ लोगों ने हमें धमकाया है कि नीतीश कटारा भारती के बारे में कोई मुंह नहीं खोलेगा, कुछ बोलेगा नहीं। तो जब ये मुझे पता चला तो मैं पहुंच गया इसी इंस्टीट्यूट में और उसके हॉस्टल में और उन लड़कों से जो थे उनसे बात की, लेकिन वो सारे डरे हुए थे, कैमरे पे कोई बात करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड सब बात करेंगे। तो फिर मैंने रजिस्टर जो है वो प्रूफ के तौर पर उठाया। उस रजिस्टर में बाकायदा एंट्री थी कौन कौन आता है किससे मिलने के लिए, तो उसमें बाकायदा भारती की भी एंट्री थी। तो वो एक प्रूफ था ये साबित करने के लिए कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अब उसके बाद आके ये स्टोरी कर दी और ये स्टोरी ऑन एयर हो गई, आज तक पे चली। जैसे ही चली उसके 5 मिनट के बाद असाइनमेंट डेस्क पे हमारे फ़ोन आया। तब हमारे असाइनमेंट पे उस वक्त शिफ्ट इंचार्ज जेपी दीवान थे। जेपी दीवान सर बड़े सीनियर थे, अब नहीं है हमारे पास, दूसरे चैनल में। तो फ़ोन डीपी यादव ने किया था और उसने कहा कि यह अभी तक तो ये था, अब आपने पूरा ही हमारे ख़ानदान की इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी है और ठीक नहीं है, ये है वो है वो। तो जेपी दीवान जी ने खैर जो भी था फ़ोन रखा, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे फ़ोन आया था और वो तुम्हारे बारे में कह रहा था। इसके बाद थोड़ी देर के बाद असाइनमेंट पे फिर फ़ोन आता है। अब मैं तब वहीं खड़ा हुआ था। तो जेपी दीवान ने कहा कि इशारे में मुझे बताया, उन्हीं का है, तुम जाओ। मैंने कहा नहीं आप मुझे दे दो। तो फिर मैंने फ़ोन लिया। मैं जैसे उनसे बात करता था, नमस्कार कैसे हैं आप, ये
तो वो उधर से एकदम गुस्से में कि ये तुमने सही किया, तुम तो गुंजन की बात कर रहे थे मुझसे और कह रहे थे अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुमने तो बाकी रही सही भी इज़्ज़त जो है वो बदनाम कर दी। तो बस ध्यान रखना है एक चीज़ का, वो मुझे लाइन हमेशा याद रहती कि जब सड़क पे चलोगे या जाओगे तुम गाड़ी में, तो ट्रक कभी ये नहीं देखेगा कि सामने वाली गाड़ी में या पैदल शम्स ताहिर खान जा रहा है या कोई और है, तो ट्रक से बच के रहना। अब इतना बोलना था, वो फ़ोन उसके बाद रख दिया। उस वक्त मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया। फिर जेपी दीवान जी ने कहा कि क्या हुआ था, मैंने कहा ऐसे ऐसे कह रहा था, तब उन्होंने मुझे मतलब समझाया। अच्छा, ईमानदारी से उस वक्त समझ में नहीं आया था, तो ये सीधा सीधी धमकी थी। अब उस वक्त रात का टाइम था, मुझे घर जाना था, और तब मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करता था। मैं बाइक से आता जाता, तो बाइक को निशाना बनाना बड़ा आसान काम होता। तो फिर जेपी दीवान जी ने कहा कि नहीं, तुम बाइक से नहीं जाओगे, तुम ऑफिस की कैब से घर जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये सोच रहा था अगले दिन घर से फिर कैसे आऊँगा, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ कर लूँगा। तो उनके कहने पे मैं उस दिन कैब से गया। फिर अगले दिन आया तो बाकी बॉसेस को पता था। तो फिर ये हुआ कि नहीं, अभी तुम अगले एक आध हफ्ते तक बाइक नहीं चलाओगे और तुम ऑफिस के कैब में बाकी लोग बैठते हैं उनके साथ जाया करो। तो एक हफ्ता फिर मैं ऐसे गया। तो ये खैर उसका एक पार्ट था, उस धमकी का और उस इसका। लेकिन हाँ, वो एक मोड़ आता था जब रात को अंधेरे, चूँकि रात को जनरली 11, साढ़े 11, 12 बजे से पहले घर पहुंचता नहीं था, तो अंधेरा होता था। और जब मैं गुजरता था और वाकई कोई ट्रक को देखता था तो डर लगता था ईमानदारी से। खैर धीरे धीरे बाद में उसके बाद बातचीत भी हुई, और जाहिर सी बात है उस वक्त सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें धीरे 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 ख़त्म हो गई। लेकिन खैर कहानी पे अब आते हैं। तो जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्होंने इकरार जुर्म कर लिया, उसके बाद अदालत में ये मामला चला। और जब ये गिरफ्तारी हुई 2002 में, उसका 2004 तक, अब आप देखिए अभी तक दबदबा, करीब 66 बार विकास यादव को बेल मिला। तब मर्डर के चार्ज हैं, उसके बावजूद अलग अलग किसी भी रीज़न से। अब 2 साल में 66 बार बेल, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो नीलम कटारा को ये बात पता थी, वो लगातार लड़ाई लड़ रही थी, पूरे केस पे नज़र रखे हुई थी। फिर उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गया। उन्होंने कहा कि ये क्या है, और उन्होंने कहा कि अगर ये यूपी में ही मामला चलता रहा तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए बाकायदा 2006 में कहा कि इस केस को जो है दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इसकी सुनवाई दिल्ली में होगी। जुरिसडिक्शन यूपी है, गाज़ियाबाद है कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा तो उसके लिए इसको दिल्ली में करें। तो ये केस ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ, उसका दिल्ली में सुनवाई हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई चली, और 6 में ट्रांसफ़र होता है। 2008 में ट्रायल कोर्ट फैसला सुनाती है। जो उस रात विकास और विशाल यादव दोनों जो गए थे, उनके साथ जो तीसरा बंदा था, उसका नाम था सुखदेव पहलवान। वो एक सुपारी किलर टाइप का था, तो उसको साथ ले गए थे। तो सुखदेव पहलवान भी बाद में गिरफ्तार हो गया था। तो ट्रायल कोर्ट ने, दिल्ली की जो लोअर कोर्ट है, उसने अपना फैसला सुनाया 2008 में 30 मई को। उसमें इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजमेंट। मामला फिर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी 2014 में 8 और 6 साल लगे हाई कोर्ट तक में। 14 में हाई कोर्ट ने फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा को बरकरार रखी। लेकिन नीलम कटारा इससे खुश नहीं थी। उनका मानना था कि इसमें मैक्सिमम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इस अर्ज़ी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस अर्ज़ी को ठुकरा दिया। और हाँ, लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि ये एक तरह का ऑनर किलिंग है, क्योंकि भारती यादव के नीतीश कटारा के साथ जो रिश्ते थे वो उसकी फैमिली को या दीप यादव की फैमिली को पसंद नहीं था, तो ये ऑनर किलिंग था, जजमेंट में लिखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलट दिया। उसने कहा कि ये ऑनर किलिंग नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जो लाइफ इम्प्रिजमेंट का फैसला था उसको 25 साल पहले, जो हाई कोर्ट ने कहा था उसने 30 साल की सज़ा थी। लाइफ इम्प्रिजमेंट में 2 तरह की सज़ा होती है। एक, अगर आपने साल नहीं लिखा तो फिर इसका मतलब है जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप जेल में रहेंगे, और अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट के साथ अगर ईयर मेंशन कर देते हैं तो फिर उतने ही साल रहेंगे। तो लोअर कोर्ट ने 30 साल लिखा था, हाई कोर्ट ने भी उसको 30 साल लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको 25 साल कर दिया। तो 2016 में अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आया है। 2 साल हो गए इस बात को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
इन विशाल और विकास यादव को 25-25 साल की, और जो पहलवान है सुखदेव पहलवान जो शूटर था उसको 20 साल की सज़ा। तो अब 25 साल दोनों और 20 साल ये, जिसमें से करीब 16 साल की सज़ा काट चुका है विशाल और विकास यादव, तो उस हिसाब से 7 साल की सज़ा बाकी है। लेकिन यहाँ पे एक कहानी और देखिए कि यही विकास यादव, डीपी यादव का बेटा, जो 2002 में नीतीश कटारा का मर्डर करता है, जिसकी उम्र कैद की सज़ा हुई उसे, ठीक 3 साल पहले 1999 में जेसिका लाल मर्डर केस में भी शामिल था। इसने मर्डर नहीं किया, लेकिन मनु शर्मा जो मेन एक्यूज्ड है, जो खुद उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, जिस रात ये लोग दिल्ली के उस पब में गए थे, इसकी कहानी जेसिका लाल की मैं कभी आपको पूरी डिटेल में सुनाऊंगा। तो जेसिका लाल पे जब गोली चलाई थी मनु शर्मा ने, तो उसके साथ 3 दोस्त थे, उन 3 दोस्तों में एक विकास यादव भी था और उसके बाद उसने उसको छुपने में और तमाम मदद की थी। बाद में इस मामले में, हालांकि मर्डर का चार्ज नहीं लगाया कोर्ट ने, लेकिन उसको 4 साल की सज़ा सुनाई थी विकास यादव को। तो 1999 में जेसिका लाल केस हुआ था, उसके बाद उस मामले में उसको 4 साल की सज़ा हुई थी, और 1999 में इस मामले में वो जब पकड़ा गया उसके बाद वो बेल पे था। और जब नीतीश कटारा का मर्डर हुआ तो मतलब बेल आउट होते हुए उसने कत्ल किया था, ज़मानत पे बाहर ज़िंदगी जी रहा था, और उसी ज़मानती पीरियड में उसने ये मर्डर किया। मतलब आप ये देखिए कि ज़मानत का कई बार, अगर ये होता कि ज़मानत ना मिलती तो शायद नीतीश कटारा की ना जान जाती, कहने को। तो 1999 में जेसिका लाल मर्डर में भी ये शामिल, जिसमें 4 साल की सज़ा पाई। हालांकि मर्डर मनु शर्मा ने किया, लेकिन सबूत मिटाना, उसका साथ देना, इन तमाम चीज़ों में शामिल था। और फिर 2002 में उस जेसिका लाल के मर्डर के 3 साल के बाद नीतीश कटारा के मर्डर में ये शामिल, और उसमें ये अभी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। और इसमें ये जो नीलम कटारा है, उनका ये था कि कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन खैर फांसी की सज़ा नहीं है, तो 25 साल की सज़ा दी है। 25 में से मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि कई बार ये बाहर भी वो आए, लेकिन शायद 16 साल हो चुके हैं। 2002 से जोड़े तो हाँ 16 साल और 5 4 9, तो 9 साल करीब और है, और तब ये दोनों आज़ाद होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़, अब ये तो कहानी पूरी थी। जब ये एमपी में पकड़ा गया विशाल और विकास यादव, और इसको रेलवे स्टेशन से जब पकड़ लिया गया, तो फिर यहाँ से यूपी पुलिस गई। यूपी पुलिस उसको जब लेकर आ रही थी, तो यूपी पुलिस बाई रोड लेकर आ रही थी इन दोनों। तो रास्ते में बहुत लंबा वक्त मिला इन लोगों को बात करने के लिए, विशाल और विकास। तो जो इंस्पेक्टर लेकर आ रहा था वो मेरा जानने वाला इंस्पेक्टर था, अच्छे रिश्ते थे उसके साथ। तो जब ये थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हुई, तो फिर मैंने उससे पूछा कि वो जर्नी में ऐसी क्या कुछ बात हुई, क्या थी। तो उसने जो बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन जो मैं आपको शेयर करता हूँ उसमें एक बोला कि पहली बार मैं उससे मिला था जब लेकर आ रहा था, तो एकदम कूल रास्ते में, और रास्ते में सिर्फ एक ही डिमांड करता था, और वो सिगरेट की। सिगरेट बहुत पीता था, इसके अलावा चाय वाय जब भी। लेकिन बोला कि वो बहुत फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल रहा था, और बहुत ही मैनर वाला, डिसेंट। तो ये बड़ा इम्प्रेस हुआ पुलिस वाला। तो उसने कहा तुम इतने अच्छे बच्चे, इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे हो तुम्हारी, और वो कई नॉलेजेबल बातें कर रहा था, तो ये सब कैसे। तो उसने जो लाइन कही थी वो ये थी कि ये मुझे घर से असल में मेरे अंदर आ गया। मैंने आसपास जो अपने माहौल देखा बचपन से, उसका असर है। अगर मुझे इस माहौल से दूर रखा जाता तो मैं आज शायद कुछ और होता। ये लाइन मैं कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि वो पढ़ने में तेज़ था, समझदार था, दिखने में अच्छा, लेकिन माहौल ने उसको बिगाड़ दिया, और माहौल घर के आसपास से ही मिला, जिसका उसे बड़ा रिग्रेट भी था कि अगर मुझे अच्छी परवरिश मिलती, अच्छा माहौल मिलता, तो शायद आज मैं पुलिस की कस्टडी में ना होता। तो ये कई बार मुझे लगता है कि परवरिश का बहुत असर पड़ता है। इस पूरी कहानी का जो है वो आज भी मुझे लगता है कि अगर उसे बचपन से परवरिश इस तरह की मिलती तो शायद वो ऐसा ना होता। दूसरा इस कहानी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि जब ये सारी चीज़ें हो गई और ये विशाल विकास सब पकड़े गए, तो भारती जो इस पूरी कहानी में, चूँकि जिसकी वजह से कत्ल हुआ, उसको लंदन भेज दिया फैमिली वालों ने।
फर्दर स्टडीज़ के नाम पर, तो वो लंदन चले गया। अब यहाँ पे ये थी कि वो मेन विटनेस थी, उससे उसके रिश्ते से मोटिव तक कोर्ट पहुँच सकता था, तो उसकी पेशी के लिए, उसकी गवाही के लिए लगातार कोशिश की गई, लेकिन वो आई नहीं। उसके बाद तमाम जो वकील हैं नीलम कटारा की तरफ से, इन लोगों ने फोर्स किया कि उसको बुलाया जाए, पर वो नहीं आई। फिर उसके बाद कुछ एक ऐसा पीरियड आया जब खुद भारती के घर वालों ने कहा कि उसे पता नहीं है कि वो कहाँ है लंदन में, उससे संपर्क नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, नीलम कटारा लेकर गई। उन्होंने बहुत कानूनी लड़ाई लड़ी अपने बेटे के लिए। उन्होंने कहा कि वो बहुत अहम है इस मामले में गवाही उसकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर पास किया कि नहीं, उसकी गवाही ज़रूरी है और ये होना चाहिए। और उसके बाद उसके पासपोर्ट को वो किया गया कि अगर आप नहीं आते हो तो एक तो पासपोर्ट रद्द है, दूसरा उसको भगोड़ा घोषित कर देंगे। तो अगर पासपोर्ट रद्द हो जाता, आप भगोड़ा घोषित करते हैं, तो इसका मतलब फिर उसको लंदन से डिपोर्ट करके यहाँ आना पड़ता और गिरफ्तारी होती। तो जब और कोई रास्ता नहीं बचा, अब लगा कि नहीं अब तो ये गिरफ्तार हो जाएंगे और उसके बाद कोई चांस नहीं है बचने का, तो फिर मजबूरी में 2006 में इस इंसिडेंट के 3 साल के बाद भारती यादव इंडिया आती हैं। बाकायदा उनकी गवाही दर्ज होती है और कोर्ट में उनकी गवाही ये थी कि नीतीश कटारा के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। हाँ, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, एक कॉलेज में पढ़ते थे, जानते थे एक दूसरे को, लेकिन प्यार मोहब्बत या शादी करना ऐसा कुछ नहीं था। तो वो सारी चीज़ों से जो भारती के बयान थे वो पलट चुके थे और यही बयान दिया गया था। हालांकि नीलम कटारा और बाकी लोगों का ये कहना था, जो दूसरा पक्ष था, कि वो परिवार के दबाव और परिवार की इज्जत के खातिर ऐसा बयान दिया। और नीलम कटारा ने ये खुद इंटरव्यू में कहा, मुझसे भी ये कहा मेरे साथ इंटरव्यू में, कि उन्हें भारती से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि उसके परिवार जिसके साथ, जिन लोगों के साथ रहना है, जिनके साथ है, तो वो जो कहेंगे वो वैसा करेगी। तो वो अपने परिवार का फ़र्ज़ अदा कर रही है और इसीलिए उन्हें कोई शिकायत नहीं है। तो उस गवाही के बावजूद, हाँ, चूँकि बहुत सारे जो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो कहा गया ठीक है आपके रिश्ते नहीं, लेकिन ये जो सारे गिफ्ट, बहुत सारे कार्ड थे वैलेंटाइंस डे के और ये वो, तो उस कार्ड के जो टेक्स्ट मजमून थे, वो सारी चीज़ें थी, वो साफ साफ चुगली खा रही थी कि रिश्ते क्या थे दोनों के। तो वो चीज़ें अदालत ने बड़ी इंपॉर्टेंट मानी और उन सबूतों के को भी सामने रख के ये फैसला सुनाया, जिसकी वजह से इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा मिली है। तो ये है पूरी कहानी नीतीश कटारा की, कि एक इश्क ऐसे, एक इश्क कैसे उसकी जान की दुश्मन बन गई और कैसे उसका कत्ल हो गया। लेकिन इसमें इंसाफ हुआ और हालांकि नीलम कटारा को आज भी लगता है कि फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अदालत ने 25 साल की सज़ा सुनाई। तो